सूचना कोई भी मांग सकता है। 5 साल तक 6 साल तक वो लोग कहाँ थे, उन्होंने क्यों आरटीआई से सूचना नहीं मांगी कि ये पैसा कहाँ लगा है। और मैं भी उन लोगों से पुनः अपील करता हूँ कि 120 करोड़ तो नहीं लगे 100 करोड़, 20 करोड़ वो जमा और करा दें और 100 करोड़ का पाई का हिसाब ले लें। अगर वो एक पैसे का भी कहीं मुझे दोषी साबित कर दे रजनी को, मैं उसी दिन राजनीति से सलाह। ठीक है, रोक से भाई हैं आप। गोहाना में सब लोग इनको जानते होंगे और लगातार हमारी पार्टी ये आरोप भी लगाती रही कि गोहाना में नगर निकाय का जो काम हुआ उसमें एक एक काम को अगर आप देखें, डस्टबिन लाखों रुपए के, हज़ारों रुपए के पेड़ लगाए गए, वो आपने सुना होगा। यहाँ आपने राजू विरमानी जी बोल रहे थे, यहाँ आपने उनके मुंह से सुना कि उन्होंने कहा कि 122 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं हुए और 100 करोड़ रुपए का वो हिसाब दे सकते हैं। इन दोनों बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए का उनके पास हिसाब है और 122 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। तो हम ये आरटीआई के यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसपे बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि 122.55 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है गोहाना नगर परिषद में। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिर्फ 100 करोड़ रुपए का हिसाब है विरमानी जी के पास और यहाँ 122 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट हुई है। तो सीधे सीधे इसका मतलब 22 करोड़ रुपए का तो उनके पास हिसाब ही नहीं है। ये जनता का पैसा है जिसका कि कोई हिसाब किताब आज के दिन में विरमानी जी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो हमारी उनसे आज अपील है और पहले अपील कर रहे हैं हम, उसके बाद हम अगर हमें उनका संन्यास लेने के लिए उनके घर तक भी जाना होगा तो हम जाएंगे। हम उनसे कहते हैं कि लोगों के पैसे के साथ और गबन करना बंद कीजिए, लोगों के पैसे की लूट बंद कीजिए। आज आपका कच्चा चिट्ठा जो है वो ये खुल करके सामने आ गया है। आपके पास 100 करोड़ का हिसाब है, आपने 122 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। जो बाकी के 22 करोड़ रुपए जनता के आपने किसको दिए, वो भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ, उसका हिसाब दें। और साथ ही साथ अपने वचन पर, अपनी बात पर अगर रहना उनको आता है तो उनको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेंगे तो 19 तारीख को गोहाना की जनता उनको राजनीति से संन्यास दिला देगी। जगह जगह पर गोहाना में, मुझे ये जानकारी आप लोग भी घूम करके देख सकते हैं कि गोहाना में विकास की क्या स्थिति है। जगह जगह पर ये बताया जाता है कि लाखों रुपए के डस्टबिन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बताया जाता है कि हज़ारों हजार रुपए के छोटे छोटे पौधे, पेड़ लगाए जाते हैं। इस तरीके का बहुत सारा काम, जो मार्बल है वो अगर 50-60 रुपए का है वो 200-250 के रेट पर यहाँ पर लगाया गया। इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हैं। इस तरीके का बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं करती है। पंजाब में हमारे एक मंत्री ने 1% भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, हमने मंत्री को निकाल दिया, हमने मंत्री को जेल भेज दिया। आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित कर सकती है कि गोहाना में अगर 100 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए जितना भी फंड आता है उसका एक एक पाई जनता के काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए मैं गोहाना की जनता से ये अपील करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि अगर भ्रष्टाचार को नगर निकाय से पूरी तरह से खत्म करना है, नगर परिषद से, तो फिर हमारे उम्मीदवार को वोट दें। और ये सुनिश्चित आम आदमी पार्टी की झाड़ू करेगी कि पूरी तरह से साफ हो नगर परिषद का इलाका, नगर यहाँ काउंसिल का इलाका। और हमारे जो उम्मीदवार हैं अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो एक एक पाई का हिसाब जनता को देंगे। और जब पूरा पैसा जनता का इस्तेमाल होता है, तो आपने दिल्ली में देखा, आप पंजाब में देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं जब जनता का पूरा पैसा इस्तेमाल होता है। तो आज हम यही बताने के लिए आए थे कि विरमानी साहब साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। विरमानी साहब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज उनके मुंह से खुद ये तय हो गया, उन्होंने 100 करोड़ का हिसाब वो गोहाना की जनता को दे सकते हैं। खर्च हुआ 122 करोड़ से ज़्यादा, तो 22 करोड़ का हिसाब अब गोहाना की जनता को लेना है 19 तारीख को अपने वोट के जरिए। अनुराग जी, ये जो आप दिखा रहे हैं ये कब से कब तक है? एक साल से जो है, देखिए कार्यकाल खत्म हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, 29/4/2022 को ये दिया गया और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के ये आंकड़े हैं। तो ये पिछले साल जो खर्च हुआ है उसके आंकड़े हैं फाइनेंशियल ईयर के। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर परिषद गोहाना द्वारा 122.55 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। उन्होंने पेमेंट की है, काम करने की ये पेमेंट की गई है। और 100 ही करोड़ रुपए का उनके पास हिसाब है कि उन्होंने पेमेंट की है। तो सीधे तौर पर ये 22 करोड़ रुपए जनता के जो हैं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं और इसका हिसाब ही गोहाना की जनता करेगी। सर, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या काम हुआ इसमें?
इसके डिटेल में, इसी आरटीआई में डिटेल में वो कौन कौन से काम है वो पूरा डिटेल है उसका, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आज हम इस पॉइंट पर उनका जवाब चाहते हैं कि वो 100 करोड़ रुपए का हिसाब देना चाहते हैं। 122 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये 22 करोड़ कहाँ खर्च हुआ? उन्होंने अपने घर पे खर्च किया, अपने लोगों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उनको बांटे। ये 22 करोड़ रुपए कहाँ गए? गोहाना की जनता के पैसे का हिसाब दें। अनुराग जी, आप आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये 100 करोड़ का आंकड़ा बताया है। हो सकता है कि वो आपके जवाब में पूरी डिटेल के साथ आए, लेकिन जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, ये किस बिना पे कह सकते हैं? ये इस बिना पर कह सकते हैं कि आप गोहाना में अगर 100 करोड़ रुपए जितना जिसकी उन्होंने बात की, अगर 100 करोड़ रुपए भी लगता तो गोहाना में दिखता। आप लोग चारों तरफ गोहाना में घूमते हैं, आपने जो बदतर हालत है गोहाना की वो देखी होगी। किसी भी तरीके से जो परिषद का पैसा है वो गोहाना में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जानकारी हमारे पास भी है, आप भी पुख्ता कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले समय में हम रिलीज भी करेंगे कि कैसे 50 रुपए की चीज़ 250 रुपए में खरीदी गई, कैसे कुछ 100 रुपए की चीज़ लाखों रुपए में खरीदी गई। जो डस्टबिन खरीदे गए थे लाखों रुपए के, वो कहाँ हैं? कूड़ा तो आज भी सड़क पर ही पड़ा हुआ है गोहाना के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे साफ नजर आता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आज उन्होंने अपने मुंह से ये स्वीकार कर लिया, वो किसी जनसभा में नहीं बोल रहे थे, वो मीडिया से बात करते हुए ये बात कह रहे थे और पूरे दावे के साथ ये कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, आरटीआई लगानी चाहिए। तो हमने तो उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए आरटीआई आपके सामने रखी है, जिसको वो कह रहे थे कि आरटीआई लगाते तो शायद वो सच मान लेते। तो आज मान लीजिए सच, ये आरटीआई हमने लगाई, जिसके जवाब में सरकार ने ये हमें जवाब दिया है कि इतना पैसा लगा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। कोई बात पुख्ता तौर पर हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो साफ नज़र आ रहा है और गोहाना के लोगों को भी नज़र आ रहा है। और रेस से वो बाहर हैं, बौखलाहट नज़र आ रही है कि किस तरीके से अगर हमने ये आरोप लगाया तो इसका जवाब देना और इस तरीके से देना, ये अपने आप में बताता है कि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं इस तरीके के आरोपों से और उनके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ है नहीं। अनुराग जी, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज़ादी के आज तक बहुत सारी पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती हैं, आप गोहाना को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन सतेंद्र गुप्ता के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही आपके दिल्ली में आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहिए? 38 विधायकों पर, सत्येंद्र जैन जी की आप बात कर रहे हैं, 38 विधायकों पर दिल्ली के अंदर अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिस ने, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों ने, तोता कह लीजिए, कबूतर कह लीजिए, जो भी उनके हैं, उन्होंने 38 विधायकों पर केस दर्ज किए, उसकी जांच की। हमारे पास दिल्ली की पुलिस नहीं है, केंद्रीय एजेंसी नहीं है, वो सारी एजेंसियां हमारी विरोधी पार्टियों के पास हैं। उन्होंने जम करके जांच की उन सारे मामलों में और उसके बाद उनमें से 36 विधायक कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। 2 का मामला अभी लंबित है, चल रहा है। जितने भी मामले केंद्र की एजेंसियों ने या विरोधियों की एजेंसियों ने लगाए, वो सारे के सारे मामलों में क्लीन चिट लेकर के हमारे सभी नेता बाहर आए हैं। सत्येंद्र जैन जी के मामले में भी उनके घर से 2 लाख कुछ रुपए वहां से बरामदगी ईडी को हुई, जो कि उनके घर के खर्च का पैसा था। और उसको बीजेपी वालों ने जिस तरीके से कि इनके किसी जानकार के यहाँ से सोना मिला, इनके किसी जानकार के यहाँ से इतनी बरामदगी हुई, वो दिखाने की कोशिश की, जबकि अपनी ही रिपोर्ट में ईडी ने लिखा कि सिर्फ 2 लाख रुपए उनके घर से मिले। और ईडी ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि अभी तक सत्येंद्र जैन को उस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। तो ये केंद्र की एजेंसियां हैं जो हमको क्लीन चिट देती हैं, जो हमारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देती हैं और ये बताती हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार नहीं करती है। ना हमारे नेता किसी दबाव में आते, ना हमारे नेता बिकते, ना क्रॉस वोटिंग करते। आपने देखा होगा हाल ही के राज्यसभा चुनाव में कि इस तरीके के मामले, इस तरीके की फाइलें केंद्र के पास थी, जिसकी वजह से कि क्रॉस वोटिंग करके और कांग्रेस का वहां पर राज्यसभा में चुनाव, उनका कैंडिडेट हार गया। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, हमारे नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो कैरेक्टर से क्लीन है। 1 पैसे की भी हमें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, हमारे शीर्ष नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करता है। और इसलिए पूरी आम आदमी पार्टी सिर्फ एकमात्र गारंटी है कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। अगर नगर परिषद में आते हैं, जो कि अब बहुत हद तक गोहाना की जनता जिस तरीके से सपोर्ट दे रही है वो नज़र आ रहा है, तो गोहाना नगर परिषद भी पूरी तरीके से क्लीन होगा। यहाँ पर किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा। सिर्फ एकमात्र गारंटी हम ये लोगों को दे रहे हैं। इसके साथ बाकी सारी गारंटियाँ जुड़ी हुई हैं। नाली का काम हो, सीवर का काम हो, पार्क का काम हो, किसी कंस्ट्रक्शन का काम हो, वो सारा काम बहुत अच्छे से तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली के मुद्दे अलग थे, हरियाणा का मुद्दा अलग है। हरियाणा में आम पार्टियां कोई वजूद नहीं है। एक मुद्दा जो पूरे भारत में एक जैसा है वो है भ्रष्टाचार।
अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जनता के पैसे का सही इस्तेमाल कर लिया, तो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में दी, पहले कहते थे पंजाब में नहीं दे पाएंगे, तो हमने पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी, हम पंजाब में भी पानी फ्री करने जा रहे हैं। हम सारी वो चीज़ें जो हम दिल्ली में की हमने, वो सारी मोहल्ला क्लिनिक हम वहाँ पर 75 अभी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो सारी वो चीज़ें कर रहे हैं पंजाब में भी, और सिर्फ इसी वजह से कि भ्रष्टाचार नहीं है, वो पैसा जनता का बचाते हैं और उसको लगाते हैं। अगर इनको लगता है कि हरियाणा में हमारी ताकत नहीं है तो बौखलाए क्यों हैं? हमारे सवालों के जवाब में अटपटे आंसर क्यों देते हैं? तो मुझे लगता है कि ये सब इस वक्त, पहले बीजेपी जेजेपी ने कहा कि हम मिल के लड़ेंगे, फिर कहा कि अलग अलग लड़ेंगे, फिर इनको लगा अलग अलग लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी से हार जाएंगे, फिर दोनों एकजुट हो गए मिल के लड़ेंगे। पहले का सिंबल पे लड़ेंगे, फिर बोले नहीं सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, फिर बोले हाँ सिंबल पे लड़ेंगे। ये बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से, ये लड़खड़ाए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब एक क्लीन पॉलिटिक्स का एक आइडिया मिल गया है, जो कि स्टेट बाय स्टेट वो लगातार अपना रहे हैं। हरियाणा की अगली बारी है। अरविंद केजरीवाल की बात करें, पश्चिम में सीएम बनाता हूँ, उन्होंने ये सरकारी कोठी लेंगे नहीं, सरकारी कोठी भी ले ली, वो भी ले ली, कई करोड़ों रुपए का अब सरकारी कोठी अच्छी बनने जा रही है, वहाँ पे स्विमिंग बनने। ये कहा था, पहली बात तो ये नहीं कहा था कि सरकारी कोठी नहीं लेंगे, उन्होंने कहा था कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बड़े बड़े बंगले नहीं लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेंगे। तो वो आज भी अपनी बात पर कायम है, जो उनके कर्तव्य के निर्वाह के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है उतना लेते हैं। यहाँ इस तरीके से नहीं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के पास एक हेलीकॉप्टर है, दूसरे का और ऑर्डर कर दिया, तो वो पैसा जनता का पैसा है। और अरविंद केजरीवाल हमेशा से मानते आए हैं कि अगर वो सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं तो वही सारी सरकारी सुविधाएं जिसमें बिजली फ्री मिले, जिसमें पानी फ्री मिले, जिसमें लोगों को बेसिक सुविधाएं मिले, वो सारी सुविधाएं आम जनता को भी दे सकें। तो एक लाइन में उनका वादा हमेशा ये रहा है कि जो भी नेताओं को मिलता है वो सारा मैं अपनी जनता को दूंगा। सर, एक स्विमिंग पूल बन रहा हो, काफी कई करोड़ रुपए में बन रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। आप देख के आए हैं? मैं तो बहुत बार गया हूँ उनके घर पे, मैंने तो नहीं देखा। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करें। गोहाना के लिए आपका क्या विजन है? जी, गोहाना के लिए आप लोगों का क्या विजन है? कोई घोषणा पत्र जारी करेंगे क्या? जी बिल्कुल। मैं आपका स्वागत करता हूँ। घोषणा पत्र तो अभी नहीं कर सकते, हमने एक सुझाव पत्र मार्केट से सर्वे किया है, उसमें कुछ थोड़ा सा गलत कुछ बातें निकल के आई हैं उसमें। तो सबसे प्रथम तो मैं करप्शन की बात करूंगा, पुनः करूंगा। इतना भारी करप्शन है कि एक गली से, एक एक कोने से, एक एक पार्क से, वो कहते हैं ना हवा में भी करप्शन है। मतलब असहनीय है, वेदना है, पीड़ा है। लोग कहते हैं इतना पैसा खा गए। आज सुबह की बात है, 6:30 बजे हम खानपुर मोड़ पे एक पार्क में थे, 300 आदमी थे। वो कहते हैं बेटा, एक बाबा हाथ पकड़ के ले गया, बोला बेटा ये पत्थर है ना, कोना टूटा पड़ा उसका। बोला कितने रुपए फुट का होगा? बाबा 60-70 रुपए ग्रेनाइट, जबकि ग्रेनाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। देखो, एक तो लगना नहीं चाहिए, वो लगा दिया, और लगा दिया ओवर प्राइस, 300 रुपये उसका चार्ज किया। और जो विरवाणी जी कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए खर्च करे, उसमें भी 60 करोड़ रुपए खा रखे हैं। वो 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। पहले तो 122 के बदले 100 कह रहे हैं 122 करोड़ का भुगतान किया गया कमेटी द्वारा, और अब कहते हैं कि 100 करोड़ का भुगतान। डायरेक्ट 22 करोड़ तो वैसे ही लूप में चले गए, किन को दिए, कहाँ गए, भगवान जाने। अब जो 100 करोड़ का जस्टिफिकेशन देने में हिसाब दूंगा 2 लोगों को, फिर हम बताएंगे भाई 100 करोड़ का जो हिसाब है उसमें भी गड़बड़ है, उसमें भी घोटाला है, उसमें भी करप्शन है। मैं इस आपके माध्यम से उनको एक वो करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि पहले 100 करोड़ का पटल पे रखें कि 1 मिनट का काम है, एक बटन दबाओ 100 करोड़ की डिटेल आ जाएंगी, और जनता में बांट दे, वोट मांग ले, हम वैसे बैकआउट कर जाएंगे। यदि लगता है जनता को कि ये जो 100 करोड़ का हिसाब है ये सही है, और जो 122.55 का मैं आपको अभी कागज दे दूंगा हर अपने भाई को, वो आप भी दिखाएं लोगों को। ये बिल्कुल एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ है। बार बार पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना गदर, नॉट करप्शन, ये गदर की इसको संज्ञान दे सकते, भाषा दे सकते हैं। लेकिन हम आप अपनी भोली वाली जनता को विश्वास दिलाते हैं, जो एक 2,500 का सबमर्सिबल लग सकता था, 122.55 करोड़ क्या कैसे कंपेयर करें? ये पानी की छोटी सी सुविधा, एक छोटे से चिकित्सालय की सुविधा, एक छोटे से स्कूल की रिपेयर की सुविधा, रेनोवेशन की बात आती है। एक चंद्रशेखर पार्क है यहाँ पे, वहाँ पे एक यहाँ की NGO है, उन्होंने एक फोटो लगवाई चंद्रशेखर आचार्य। वो कहते हैं जी 1 लाख का पेडेस्टल, 1 लाख की मूर्ति, 2 लाख में इतना आलीशान वो स्टैचू लगा हुआ है, एवरीबडी कैन गो देयर और देख सकते हैं उसको। लेकिन इन्होंने 20-20 लाख रुपए रेनोवेशन पे लगा दिए,
सारी मूर्तियों की शेप बदल दी, उनको ऐसा कर दिया जो श्रद्धा के काबिल नहीं रही, टूरिज्म बना दिया उसको। इवन देन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है, हम एक क्लीन और ग्रीन गोहाना देंगे। और जो हमारे दिमाग में अभी एक सर्वे सा आया है, एक हमारी ड्रेन नंबर 8 पास करती है, उसके बारे में किसी भी सोचा। हम उस पर RCC बॉक्स ड्रेन बनाएंगे, दोनों तरफ शोरूम बनाएंगे, उसके कंस्ट्रक्शन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, जो छोटी छोटी हैं एस्केलेट करेगी। एक मैं चाहूँगा आम आदमी को प्लॉट की, किसी ने 100 गज का प्लॉट लिया, उससे धोखा हो जाता है, ये तो उसमें नहीं है जी। हम एक ID करेंगे इशू कमेटी की तरफ से, उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि भी आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो कोई धोखे की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी सुनिश्चित करेंगे इस बात को। और हम चाहेंगे जो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं हमारे ऊबड़ खाबड़ लगे हैं, हैजार्ड्स हैं, वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनको सुव्यवस्थित करेंगे। एक जो हमारे रोड सेफ्टी के पॉइंट्स हैं जो एक्सीडेंटल हैं, जिनको हम कर सकते हैं, ब्लिंकर्स लगा सकते हैं, कैट आइज लगा सकते हैं, रात को आए तो पता नहीं लगता। एक मेरा चौराहा है यहाँ पे अहिंसा चौक, यहाँ से आज तक किसी ने सोचा ही नहीं, ट्रैफिक इधर से जा रहा है, एक पुलिस वाला बैठ जाता है, बेचारा क्या करे वो, हाउ यू कैन कंट्रोल द ट्रैफिक, उसकी व्यवस्था ही नहीं सोच रहा कि उसको कैसे। ओवर क्राउडेड मार्केट से हम मल्टी पार्किंग बनाएंगे, हम जितना भी एक रेन हार्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास पानी काफ़ी आता था, ड्रेन नंबर 8 में भी कर सकते हैं, पॉन्ड टाइप बना के हम कर सकते हैं और उसको टाइम पे आने पे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं। और जो मैं देखता हूँ कई बार जब हमारे त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल जाते हैं, टेम्पल्स में इतनी अव्यवस्थित क्राउड होती है, क्राइम का खतरा रहता है, ऐसे बड़ी चीज़ें हैं। दिन में जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं, गर्ल्स स्कूल्स के पास, गर्ल्स कॉलेज के पास बहुत तरह के मिसक्रिएंट्स होते हैं, मतलब ऐसी संभावनाएं रहती हैं, बच्चियां परेशान होती हैं। हम उसकी महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, CCTV कैमरे लगवाएंगे। तो इन सारी बातों को तो ये भविष्य के हमारे दिमाग में रोड मैप है पूरा मतलब ऐसा दिखाएंगे, एक साल में दिखा देंगे, भी 5 साल के नहीं, हम 1 साल, लोग 5 मांग रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मतलब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो एक वोट का अधिकार है जो सबको मिला है, तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, सत्ता परिवर्तन के लिए। एक चौकीदार थोड़ी सी गलती करते हैं, रात को 1 बजे गेट ना खोले, अगले दिन बदल देते हैं। अरे हम तो 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं, बदल दो भाई, क्यों ना बदलते। अगली बात, ये 15 साल से चल रहा है, पहले 10 साल चला, फिर 5 साल चला, वही लोग मैदान में वही कह रहे एक मौका। अरे मौका तो असली आदमी ने देखो, देखो ना, केजरीवाल साहब ने देखो। और ये डोंट कंपेयर द थिंग्स विद द बीजेपी, जो पार्टी जिन्होंने बुला के बहला के फुसला के लोगों से वोट ले लेते हैं और दाएं बाएं में उलझा देते हैं। हम गोहाना की जनता से वायदा करते हैं, पक्का काम करेंगे। अशोक जैन जी, जिस वार्ड में आप बैठे हैं, यहाँ बहुत पुरानी पाइपें हैं पेयजल के लिए जी, यहाँ पे गंदा पानी आता है। वार्ड 11 सबसे ऊंचे स्थान पे है जी, वहाँ पे आज तक सरकारी पानी की सप्लाई नहीं जी। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर गोहाना शहर में बरसात के समय में 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। आपने उनमें से किसी पे भी ध्यान नहीं दिया, क्या कहें? खुद आपके यहाँ से आपके जो भाभी जी हैं वो पार्षद रही हैं, क्या जी? देखो, अगर जो थोड़ी सी बैक पे जाएं, जब 2016 में 22 मई को एक चुनाव घोषित हुआ, आशा देवी को पार्षद बनाया लोगों ने चेयरमैन बनने के लिए कि भी इसको चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन जिस पौधे की जड़ में करप्शन हो उन लोगों ने खरीद फरोख्त करके चेयरमैन हमारे से छीन ली। जनभावना के विपरीत एक काम हुआ, एक बच्चा जानता है भाई, जो चेयरमैन ही था रही थी लेकिन मैनेज कर दी गई। और उस भ्रष्टाचार को उन्होंने 10 टाइम्स, वहाँ भी नहीं रुके, चलो चेयरमैन बन गए, लेकिन उसके बाद उसको 15-20 गुना करके वापस अपने घर में ले गए और उसी का हिसाब आज जनता मांग रही है। अब छुपते फिर रहे हैं, संन्यास की बात करते हैं। संन्यास किस बात का भाई? वोट मांगो ना, हिसाब दो और संन्यास ले लो। अगर तो हिसाब दे दो तो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे संन्यास, तुम क्यों लो। कल परसों से हम अभियान चलाएंगे, एक पैसे का हिसाब लेगी जनता, लेगी, पूछेगी भाई 22.5 करोड़ का दो पहले तो कितने एकदम, और फिर 100 का हिसाब दे दो, फिर उसमें देख लेंगे, चेक करा लेंगे। जैन साहब, आपकी एक एजेंसी है लॉर्ड शिवा और जो रोड बनाने का काम करती है, खुद आप उसमें भली भांति जानकार भी होंगे। तो एक टेंडर जो है बड़ौदा रोड का हुआ था, लंबे समय से पेंडिंग पड़ा, बार हो रहा है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा, क्या मानते हैं? पेंडिंग नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, वो तो कंप्लीट हो चुका है, 7-21 में कंप्लीट हो चुका है। नो नेवर,
एक बार टेंडर हुआ था, रिकॉल हुआ था, फिर हमारी एजेंसी को मिला था, वो हमने टाइम पे पूरा कर दिया और वो PWD स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कर दिया। चलो जी, थैंक यू, सर। थैंक यू। थैंक यू।